क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 62, फ्रैंक केलर 2। आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं? फ्रैंक का चेहरा घूम गया, उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई। सबसे पहले मैथ्यू लिंडबर्ग में यह सुझाव देने का साहस था कि वह अपनी स्थिति के बारे में जानता है और अब वह मदद की पेशकश कर रहा है। यह सही नहीं हुआ। फ्रैंक ने उसे ध्यान से देखा, उसकी निगाहों में संदेह झलक रहा था। क्या मैथ्यू ने अपना सिर कहीं मारा है? वह केवल एक सप्ताह के लिए डेस्टिन सिटी में वापस आया था, लेकिन आपसी संपर्कों के माध्यम से उसने पहले ही छोटी छोटी बातें सुन ली थीं। आश्चर्यजनक रूप से उन अफवाहों में से किसी में भी मैथ्यू या लिंडबर्ग परिवार शामिल नहीं था। फिर भी लिंडबर्ग ने हमेशा एक कम प्रोफाइल रखी थी, खासकर उस घटना के बाद जो वर्षों पहले हुई थी। जब मैथ्यू 12 वर्ष का था तो उसके अपहरण की खबर से डेस्टिन शहर के प्रभावशाली लोग अंदर तक हिल गए थे। रिपोर्टों को अब साफ कर दिया गया था, चुप्पी के नीचे दबा दिया गया था, लेकिन फ्रैंक नहीं भूले थे। उस समय उनके पिता और मैथ्यू करीब थे। जिम्मेदार लोगों का पता लगाने में व्यक्तिगत रूप से मदद करने के लिए पर्याप्त करीब। यह उन कुछ अवसरों में से एक था जब फ्रैंक ने अपने पिता को इतना गंभीर देखा था। उसके बाद मैथ्यू बदल गया। उन्होंने सामान्य उच्च समाज समारोहों में भाग लेना बंद कर दिया, सुर्खियों से दूर रहे। समय के साथ उसने चुपचाप अपने आप को उनके पूरे दायरे से दूर कर लिया। और अब वह वापस आ गया था, यहाँ ऐसे बैठा था जैसे सहयोग के बारे में बात ही नहीं हुई हो। फ्रैंक को नहीं पता था कि मैथ्यू क्या योजना बना रहा था, लेकिन इसके बारे में कुछ आसान नहीं लग रहा था। मैंने सुना है कि आपको एक निवेशक की जरूरत है, मैथ्यू ने कहा। उसका लहजा आकस्मिक था, जैसे कि वह मौसम के बारे में बात कर रहा हो। एक धनी व्यक्ति। फ्रैंक भौंचक्का रह गया। वहां फिर वही अजीब बदलाव था। यह वर्षों पहले वाला वही बिगड़ैल वारिस नहीं था। मैथ्यू के बारे में अब कुछ अलग था, और यह सिर्फ उम्र या समय नहीं था। निवेशक? फ्रैंक थोड़ा हंसा। हाँ फ्रैंक, मैं आपकी कंपनी में निवेश करने की योजना बना रहा हूं। फ्रैंक ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पीछे की ओर झुका, उसकी आंखें खिड़की की ओर थीं। उनकी अभिव्यक्ति तटस्थ रही, लेकिन उनके दिमाग में उमड़ती यादों ने उनका मूड बदल दिया। मैथ्यू को अपने यहां होने का असली कारण क्यों बताना पड़ा? उनके पिता। उनके पिता ने उन्हें यूं ही यहां नहीं भेजा, उन्होंने फ्रैंक को निर्वासित कर दिया। एक तर्क इसमें बस इतना ही लगा। अगली बात जो उसे पता चली, उसके कार्ड फ्रीज कर दिए गए, उसका नाम कार्यकारी सूची से हटा दिया गया, और परिवार के वकील के एक संक्षिप्त संदेश ने उसे याद दिलाया कि कंपनी के संसाधनों तक उसकी पहुंच अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई थी। जाहिर है वह उस कहानी को चांदी की थाली में मैथ्यू लिंडबर्ग को सौंपने वाला नहीं था। इसके बजाय उन्होंने कहा, मान लीजिए कि मैं इस बारे में थोड़ा अधिक चयनात्मक हूं कि मैं किसके साथ काम करूं। यह अस्पष्ट था, लेकिन बातचीत को जारी रखने के लिए पर्याप्त था। चूंकि मैथ्यू तब शायद यहाँ था, वह पहले से ही जानता था कि फ्रैंक के साथ क्या हुआ था, और वह जानता था कि फ्रैंक केलर समूह या उस कंपनी से संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहेगा। फ्रैंक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ वापस मैथ्यू की ओर मुड़ा। और आपने कब से पैसे को ऐसे इधर उधर उछालना शुरू कर दिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं है? उन्होंने बातचीत को स्पष्ट रूप से स्थानांतरित करने की कोशिश करते हुए पूछा। सब कुछ झेलने के बाद लोगों पर भरोसा करना अब आसान नहीं रहा, और अभी उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैथ्यू वास्तव में क्या चाहता है। मैथ्यू ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कप अपने होठों के पास उठाया और फ्रैंक द्वारा बनाई गई कॉफी का धीरे धीरे एक घूंट लिया। फिर उसने उसे नीचे रखा और पीछे झुक गया। उसकी निगाहें अभी भी फ्रैंक पर थीं। यह पैसा फेंकना नहीं है, उन्होंने कहा। नहीं, अगर मैं जानता हूं कि यह दोगुना वापस आ रहा है। तिगुना, यहां तक कि। फ्रैंक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैथ्यू ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया।
मैंने सुना है कि जब तुमने किसी से शादी करने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें पारिवारिक व्यवसाय से बाहर निकाल दिया। फ्रैंक का जबड़ा तनावग्रस्त हो गया। जो जलन खदबदा रही थी वह अब सतह के करीब आ गई है। मैथ्यू ने कहा, मैं शिकार करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं कि बूढ़े लोग कैसे काम करते हैं। एक डिनर पार्टी, एक शिकायत, और अचानक आधा शहर इसके बारे में सुनता है। फ्रैंक ने दांत पीस लिए। तो यह ऐसा ही था। उसके पिता ने मैथ्यू के पिता को बताया होगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस आदमी में उस कहानी को फैलाने का दुस्साहस था। उसने सीधे मैथ्यू की आंखों में देखा। मेरे निजी मामले आपका व्यवसाय नहीं हैं। मैथ्यू झिझका नहीं। मैं उन्हें अपना नहीं बना रहा हूं। लेकिन मैं कुछ शुरू कर रहा हूं। मेरा खुद का व्यवसाय। और मुझे आपके जैसे किसी की जरूरत है। फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी बाहें एक दूसरे पर थीं और उसका चेहरा पढ़ने लायक नहीं था। उसका क्या मतलब था कि उसे उसकी जरूरत थी? क्या यह एक व्यावसायिक निवेश नहीं होना चाहिए था? अचानक ऐसा क्यों लगा कि मैथ्यू की पेशकश के पीछे कुछ और था? मैथ्यू ने कुछ सेकंड इंतजार किया, फिर कार्यालय के चारों ओर देखा। क्या आप सचमुच इस जगह पर हमेशा के लिए रहने की योजना बना रहे हैं? फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। फ्रैंक 22 वर्ष का था। अपने दम पर कुछ बनाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय का अंतिम वर्ष छोड़ दिया था। सबसे पहले यह एक छोटे तकनीकी विचार और कुछ संपर्कों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उनके पिता के संसाधनों, उपकरण, कार्यालय स्थान, प्रारंभिक धन के साथ कंपनी ने किसी की भी अपेक्षा से अधिक तेजी से प्रगति की। जब वह 21 साल के हुए तब तक यह कोई स्टार्टअप नहीं रह गया था। यह एक पूर्ण ऑपरेशन था। लाभदायक, स्केलेबल, अपने ही। फिर आया ऑफर, कोई व्यावसायिक प्रस्ताव नहीं, विलय नहीं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। शादी। उनके पिता ने इसे भविष्य सुरक्षित करना कहा। कहा कि इससे कीटन ग्रुप के साथ उनकी साझेदारी मजबूत होगी। बेटी कागज पर सभ्य थी, पढ़ी लिखी थी, आकर्षक थी, संपर्क में थी। लेकिन फ्रैंक ने पहले ही अपनी पसंद बना ली थी। उसके पास कोई था। कोई व्यक्ति जो कंपनी से पहले उसके साथ खड़ा था, वह किसी भी लायक था। उसने अपने पिता से कहा नहीं। उस आदमी ने इसे ठीक से नहीं लिया। फ्रैंक को वह रात अब भी याद है। चिल्लाना, धमकी, या तो तुम उससे शादी करो या मैं सब कुछ वापस ले लूं। फ्रैंक को उम्मीद नहीं थी कि वह इसका पालन करेगा, लेकिन उसने ऐसा किया। दरअसल उनके पिता ने उन्हें कंपनी के खातों से बाहर कर दिया था। आंतरिक संरचना को जम गया। सब कुछ नष्ट करने के लिए कानूनी टीमों को बुलाया गया। तो फ्रैंक चला गया। उन्होंने अपने शेयर बेच दिए। जितना नकद वह ले सकता था ले लिया, पेटेंट अपने नाम पर रख लिया और चला गया। कार में न सोने का एकमात्र कारण यह डीलरशिप थी। यह उनकी दिवंगत मां के नाम पर था। उन कुछ चीजों में से एक जिसे उसके पिता छू नहीं सके। उसकी इच्छा ने यह स्पष्ट कर दिया था। वह जगह आकर्षक नहीं थी, लेकिन वह उसकी थी। उसका स्थान, उसकी शर्तें। एक पल के लिए वह बस मैथ्यू को देखता रहा। यदि वह सही था तो मैथ्यू उससे 3 वर्ष छोटा होना चाहिए। हालांकि मैथ्यू वर्तमान में वहां ऐसे व्यक्ति की तरह बैठा था जो पहले से ही 2 बार जीवित रह चुका हो। शांत, संयमित, दबाव में भी नहीं झिझका। एक 18 साल के लड़के में इतना आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? जब मैथ्यू ने कॉफी का एक और घूंट लिया तो फ्रैंक ने दूसरी ओर देखा। हम किस व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद फ्रैंक ने पूछा। अध्याय 63, वाइवर्न ट्रक GX9S। सर, कृपया इस तरह। एक परिचारक ने इशारा किया। मैथ्यू को मुख्य मंजिल से आगे बढ़ते हुए एक फ्रॉस्टेड ग्लास दरवाजे की ओर ले गया, जिस पर प्राइवेट व्यूइंग, ऑथराइज्ड एक्सेस ओनली लिखा हुआ था। दरवाजा एक धीमी फुसफुसाहट के साथ खुला। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। पॉलिश किए गए क्रोम और जोरदार मार्केटिंग डिस्प्ले वाले मुख्य शोरूम के विपरीत यह कमरा शांत, लगभग संग्रहालय जैसा था। लाइटें नरम थीं, कारों की आकृति को उजागर करने के लिए बिल्कुल सही कोण पर थीं।
प्रत्येक वाहन अपने स्थान पर मखमली रस्सियों और डिजिटल सूचना पैनलों से घिरा हुआ था। वहां बहुत सारे नहीं थे, केवल 1 दर्जन या उसके आसपास ही। लेकिन उनमें से हर एक दुर्लभ था। हाथ से निर्मित इंजन, कस्टम आंतरिक सज्जा, विशिष्टता में संशोधित। एक काली लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर ने दूरबाएं प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया। इसकी बॉडी स्लीक और मैट थी, जो दुनिया भर में उस सीमित संस्करण में केवल 8 में से एक थी। दूसरी तरफ एक स्लेट ग्रे मर्सिडीज बेंज जी क्लास अनुकूली निलंबन और बख्तरबंद पैनलों से सुसज्जित है। केंद्र में शोस्टॉपर एक रक्तलाल फेरारी 812 सुपरफास्ट। अफवाह है कि इसे एक मध्य पूर्वी राजकुमार के लिए कस्टम डिजाइन किया गया था, जो इसे लेने कभी नहीं आया था। मैथ्यू उनमें से किसी की ओर नहीं बढ़ा। वह अभी भी फ्रैंक के साथ बिताए आखिरी कुछ मिनटों के बारे में सोच रहा था। इसमें थोड़ा समय लगा, अपेक्षा से अधिक लंबा, लेकिन अंततः फ्रैंक आगे की ओर झुके, अपनी ठुड्डी को रगड़ा और बुदबुदाया, इसे खराब करो। यह एक महान विचार है। चलो इसे बनाते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि वे कब शुरू कर सकते हैं। मैथ्यू को बस यही चाहिए था। मैथ्यू मौके पर ही सहमत हो गया। फ्रैंक सीईओ होंगे। वह भूमिका मूल रूप से मैथ्यू के लिए थी। उसने स्वयं मुख्य भूमिका निभाने की योजना बनाई थी। लेकिन चीजें बदल चुकी थीं। नेक्सियन बनना नई जिम्मेदारियों के साथ आया, और इसके साथ ही उसकी दुनिया और उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। अंत में वे सहमत हुए कि फ्रैंक शो चलाएंगे। मैथ्यू निवेशक वास्तुकार होगा, पृष्ठभूमि में तार खींचने वाला। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको मॉडलों के बारे में बताऊं? सर, अटेंडेंट ने हाथ में टैबलेट लेकर पूछा। इससे पहले फ्रैंक ने अटेंडेंट को निर्देश दिया था कि जब मैथ्यू कुछ कॉल करे तो उसे आसपास दिखाया जाए। मैथ्यू ने सिर हिलाया। कुछ कम महत्वपूर्ण, बहुत आकर्षक नहीं। उस आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया और स्क्रीन पर हाथ घुमाया। बेशक, मेरे पास कुछ विकल्प हैं। यदि आप प्रदर्शन लेकिन सूक्ष्मता की तलाश में हैं, तो हेल्डेन एरिक्स हमारी नवीनतम स्टील्थ श्रृंखला है। मैट ग्रे कोई प्रतीक नहीं। इंटीरियर पूरी तरह से कस्टम। एक जानवर की तरह ड्राइव करता है, लेकिन ध्यान आकर्षित नहीं करता है। या वह टैबलेट को समायोजित करते हुए रुका। वहां वेरलान वीट्रेक है। हाइब्रिड सेटअप, सड़क पर किसी भी चीज की तरह शांत। शानदार नियंत्रण। हल्के कवच को चेसिस में बनाया गया है। यह बाहर से नहीं दिखता है। मैथ्यू ने विकल्पों को स्कैन किया। उन्होंने एरिक्स की ओर इशारा किया। वह एक। इससे पहले कि परिचारक दोबारा अपना मुंह खोल पाता, मैथ्यू के पीछे से आवाज आई। मैथ्यू। उन्हें नहीं पता था कि यह जगह अब कुत्तों को स्वीकार करती है। मैथ्यू ने चलना बंद कर दिया। वह घूम गया। एडम। वह अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डाले कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा था। उसकी 2 सामान्य परछाइयां, मार्क और डीन, उसके बगल में थीं। मैथ्यू ने अपनी अभिव्यक्ति को अपठनीय रखा, क्योंकि उसे याद आया कि आखिरी बार जब वह इन 3 लोगों से मिला था तो क्या हुआ था। एडम। मैथ्यू मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि आप उस आखिरी पिटाई के बाद पहले ही ठीक हो चुके हैं। आप। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपने मुझे कब से पीटा है? मुझे यह कहना याद नहीं है, लेकिन अगर जूता फिट बैठता है। मैथ्यू मुस्कुराया। लगभग तुरंत ही एडम का चेहरा बदसूरत हो गया। फिर डीन मुस्कुराहट के साथ परिचारक की ओर झुका। ऐसा लग रहा था जैसे इससे उसके अपने मस्तिष्क को चोट पहुंची हो। फ्रैंक कहाँ है? क्या आप नहीं जानते कि यह व्यक्ति कौन है? डीन ने एडम की ओर इशारा किया। वह आपके बॉस का वीआईपी है। आपको पहले उसकी सहायता करनी चाहिए। इसके अलावा क्यों न इस आदमी को पहले ही बाहर निकाल दिया जाए? डीन ने मैथ्यू पर अंगूठा मारा। पूरा यकीन है कि संपत्ति का मूल्य हर पल गिरता रहता है जब वह यहां सांस ले रहा होता है। मैथ्यू ने डीन और एडम के बीच ऐसे देखा जैसे वह लुप्तप्राय बेवकूफों पर एक वृत्तचित्र देख रहा हो। वही घेरा, वही साझा मस्तिष्क कोशिका, जिसे वे हारते रहे। मार्क ने पाइप उठाया, मानो बेवकूफ सम्मेलन में शामिल होने के लिए उत्सुक हो। अरे मैथ्यू, क्या आप कारों के बारे में कुछ भी जानते हैं?
क्या आप तीसरे दर्जे के राज्य से कोई चैरिटी मामला नहीं थे जिसे लिंडबर्ग परिवार ने प्रायोजित किया था? मैथ्यू ने परिचारक की ओर मुड़ने से पहले एक खर्राटे भरी आवाज निकाली जो बोलने के लिए तैयार लग रहा था। उसकी एक तीखी नजर उस आदमी को चुप कराने के लिए काफी थी। यदि कुछ बिगड़ैल युवा मास्टरों को निचोड़कर नहीं तो उन्हें आज की जीत का जश्न कैसे मनाना चाहिए था? परिचारक ने अपना मुंह खोला जैसे वह कोई साहसी बात कहने जा रहा हो। फिर मैथ्यू ने उस पर जो नजर डाली उसे देखा और हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। क्या? तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? मार्क ने पूछा। मैथ्यू ने कहा, मैं एक कार खरीदने आया था। मैथ्यू ने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह परिचारक की ओर मुड़ा और लाइनअप की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, मैं किसी बड़ी चीज की तलाश में हूं। जितना बड़ा उतना बेहतर। परिचारक ने आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं, फिर तेजी से फर्श के दूर के छोर की ओर इशारा किया। हमें अभी नए वाइवर्न ट्रक GX9S की एक खेप मिली है। आप उन्हें अभी तक नियमित कैटलॉग में नहीं पाएंगे। अभी पिछले महीने जारी किया गया। पूरी तरह से AI सहायता प्राप्त, अनुकूली भूप्रतिक्रिया, बख्तरबंद फ्रेम, प्रबलित निलंबन और एक दोहरी मोटर टॉर्क प्रणाली। यह एक हाइब्रिड है, लेकिन रेंज और खींचने की क्षमता बाजार में किसी भी चीज से बेहतर प्रदर्शन करती है। बायोमेट्रिक स्टार्ट के साथ टचस्क्रीन डैश, साथ ही हवाई मानचित्रण के लिए ड्रोन एकीकरण। शीर्ष स्तरीय निर्माण। पूर्ण पैकेज सिर्फ 1 मिलियन से कम चलता है। मैथ्यू ने सिर हिलाया और पहले से ही उसकी ओर बढ़ रहा था। वह इस कार को अच्छी तरह से जानता था और उसने इसे पहले भी देखा था। उसका भी इसे अपना बनाने का पूरा इरादा था। एडम ने उपहास किया। वाह! क्या आप सचमुच यह दिखावा करने जा रहे हैं कि आप वह खर्च उठा सकते हैं? परिचारक झिझकते हुए उनके बीच नजर डालने लगा। सर, क्या आप करीब से देखना चाहेंगे? मैथ्यू ने एक बार सिर हिलाया। खोलो इसे। परिचारक ने उसके कलाई बैंड पर एक आदेश टैप किया। वाइवर्न GX9 के दरवाजे एक नरम हाइड्रोलिक हिस के साथ स्वचालित रूप से ऊपर उठ गए। AI के बूट होते ही आंतरिक रोशनी स्पंदित हो गई। डैशबोर्ड क्षेत्र के वास्तविक समय के स्कैन का अनुमान लगाते हुए जीवंत हो उठा। एडम ने अपनी बाहें पार कर लीं। यह हास्यास्पद है। यह चीज कितनी महंगी है? डीन परिचारक की ओर झुक गया। शायद आप समय बर्बाद करना बंद करना चाहेंगे। यह आदमी यहां सिर्फ सामान छूने और ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए है। शायद उसके खाते में $1000 भी नहीं आए हैं। कौन नहीं जानता कि मैथ्यू लिंडबर्ग असली लिंडबर्ग नहीं है। हर कोई जानता था कि लेनॉक्स ही असली वारिस था। हालांकि ट्रक में चढ़ते ही मैथ्यू ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। AI इंटरफेस ने उसके स्पर्श का जवाब दिया, सीट को समायोजित किया और उसके महत्वपूर्ण अंगों को स्वचालित रूप से स्कैन किया। उन्होंने आंतरिक भाग को देखा, चमड़ा फिनिश, रंगा हुआ HUD वॉयस कमांड तैयार। यह बिल्कुल उस वाइवर्न की तरह था जो उसे अपने पिछले जीवन में पसंद था। मैथ्यू ने उनकी ओर देखे बिना कहा, मैं इसे लूंगा। परिचारक की आंखें झपकीं। क्या आप वित्त पोषण विकल्प देखना चाहेंगे या नहीं? मैथ्यू ने कहा। मैं पूरा भुगतान करूंगा। नकद? यार, क्या तुम पहले से ही दिखावा करना बंद कर सकते हो? मार्क ने बात काटते हुए कहा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसे वहन कर सकें। क्या? क्या आपने लेनॉक्स से चोरी की या कुछ और? मैथ्यू ने 3 इडियट्स को देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या आप शर्त लगाना चाहते हैं? अध्याय 64। कुछ दूर के चचेरे भाई। अब क्या शर्त? मैथ्यू ने परिचर की ओर देखते हुए सहजता से कहा। आप हमारे गवाह होंगे। परिचारक ने अनिश्चित होकर पलकें झपकाईं, लेकिन जवाब में सिर हिलाया। बेशक साहब। मैथ्यू वापस उनकी ओर मुड़ा। अगर मैं अभी इस ट्रक का पूरा भुगतान कर सकूं, कोई ऋण नहीं, कोई वित्त पोषण नहीं, तो आप में से प्रत्येक मुझे अगले घंटे के भीतर $50,000 भेज देगा। डीन ने भौहें चढ़ा लीं। इतना ही? और मैथ्यू ने कहा, आप वैलेंटाइन गाला में मेरे ड्राइवर और निजी परिचारक के रूप में भी काम करेंगे। और अगर तुम हार गए तो? एडम ने पूछा। मैं तुम्हें 1-1 लाख दूंगा। वह कैसे? मैथ्यू मुस्कुराया।
यदि आप हार जाते हैं तो आप हमें 1 लाख देते हैं और पूरे स्कूल के सामने घुटने टेक कर माफी मांगते हैं। आप 1 सप्ताह के लिए हमारे परिचारक भी होंगे। आप अपने पैसे से हमारा भोजन और वह सब कुछ खरीदेंगे जो हम चाहते हैं। वह कैसे? डीन ने कहा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मैथ्यू ने इस बार भौहें उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि डीन इतना निर्दयी होगा। मैथ्यू की नजर टैटू पर पड़ी। डीन को अब छिपने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। अब जब यह सबके सामने आ गया तो उसे लगा जैसे यह परिवार से जुड़ी हुई चीज है, शायद विरासत से भी। उसे याद आया कि ग्रेजुएशन के बाद डीन और उसके परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसे एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कभी कुछ पता नहीं चला। वे चुपचाप शहर छोड़ गए और मैथ्यू ने फिर कभी उनसे कुछ नहीं सुना। फिर भी वह जानता था कि डीन एक अन्य प्रमुख परिवार से आता है। इस बीच मार्क भी एक प्रमुख परिवार से हैं। मैथ्यू ने देखा कि जब डीन और मार्क करीब आ गए तो एडम आधा कदम पीछे हट गया। यह एकदम सही है, डीन फुसफुसाए। 50,000? हमने सप्ताहांत की यात्राओं में इससे अधिक खर्च किया है। वह हारता है, हमें 100 मिलते हैं और हम उसे घुटनों के बल बैठते हुए देखते हैं। अमूल्य, मैं अंदर हूं, मार्क ने जल्दी से कहा। हमें फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एडम ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसकी नजरें मैथ्यू पर टिक गईं, जो लापरवाही से स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां घुमा रहा था जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। एडम ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर उसके पास इसका समर्थन करने के लिए कुछ नहीं होता तो वह इतना आश्वस्त नहीं होता। आप क्या कह रहे हैं? डीन भौंचक्का रह गया। मैं कह रहा हूं वह वास्तव में भुगतान करने में सक्षम हो सकता है। मार्क ने उपहास किया। वह असली लिंडबर्ग भी नहीं है। बिल्कुल, एडम ने कहा। और फिर भी वह वैसा ही व्यवहार कर रहा है। डीन ने आंखें मूंद लीं। भाई, आराम करो। यदि हम हार जाते हैं तो हम भुगतान नहीं करेंगे। वह क्या करने जा रहा है? रो, मुकदमा दायर करो। यह सिर्फ एक शर्त है। इसके अलावा मैंने सुना है कि उस कुतिया कैथरीन के कारण उसे लेनॉक्स के साथ समस्या हो रही है। कौन जानता है कि लिंडबर्ग परिवार उसे जल्द ही बाहर निकाल देगा। मैंने भी इसके बारे में सुना है। मैं वहां था जब उसने कैफेटेरिया में लेनॉक्स को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, मार्क हंसा। और ऐसा नहीं है कि हमने किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एडम ने दांत पीस लिए। फिर भी उसने सोचा कि पिछली रात उसके पिता की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, यंग मास्टर केलर के करीब आओ। वह डीलरशिप बिजनेस सर्कल के लिए दरवाजे खोल रही है और केलर के पास कुंजी है। उस आदमी के पास करोड़ों के पेटेंट थे। अगर उसे अपने दोस्त के रूप में ऐसा कोई मिल जाए तो स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद वह निश्चित रूप से ऊंची उड़ान भरेगा। डीन वापस ट्रक की ओर मुड़ा और मैथ्यू को सुनने के लिए अपनी आवाज इतनी ऊंची कर दी। अरे मैट! मैथ्यू ने आलस से ऊपर देखा। हम तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? वह डीन ने पूछा। हम सभी जानते हैं कि आप केवल उस स्कूल में थे क्योंकि लिंडबर्ग के कुलपति को आप पर दया आ गई थी। चैरिटी मामला याद है? क्या आपने अंततः अपनी आत्मा बेच दी? मार्क उसके पीछे फुफकारने लगा। या शायद एक किडनी? मैथ्यू ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और धीरे से बाहर निकल गया। मजाकिया, आपको अचानक मेरे बैंक खाते में दिलचस्पी होने लगी। क्या मुझे चिंतित होना चाहिए, डीन? डीन मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि कोई भी अमीर आदमी के इस पूरे कृत्य को खरीद रहा है? हमने देखा है कि तुम कहां से आए हो। क्या तुम सिर्फ लेनॉक्स के कुत्ते नहीं हो? हम हमें यह मत बताओ कि तुम कार के लिए भुगतान करने के लिए यंग मास्टर लेनॉक्स को बुलाने जा रहे हो। क्या हम सट्टेबाजी कर रहे हैं या नहीं? मैथ्यू मुस्कुराया। मानो संकेत पर फ्रैंक की आवाज उनके पीछे गूंज उठी। कितना जीवंत दृश्य है! फ्रैंक! जब एडम ने फ्रैंक केलर को देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। वह उस आदमी के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। हम पिछले सप्ताहांत मिले थे। उन्हें मुझे तुम्हारी याद आती है। फ्रैंक ने एडम से हाथ मिलाया। एडम ठीक है? एडम वेदरफोर्ड? हाँ।
फ्रैंक ने एक पल के लिए एडम की ओर देखा, फिर विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। ठीक है, मुझे अब याद आया। आप फ्रेमोंट गोल्फ क्लब में अपने चाचा के साथ थे, है ना? एडम मुस्कुराया। हाँ, वह मैं ही था। मुझे आज तुम्हें यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। फ्रैंक ने उनके चारों ओर शिथिल भाव से इशारा किया। कभी कभी मैं लेआउट की जांच करने के लिए रुकता हूं। इस डीलरशिप में अभी भी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं। मुझे लगा कि मैं इसमें आ जाऊंगा। एडम ने जल्दी से सिर हिलाया। यह बहुत बढ़िया सेटअप है। ईमानदारी से कहूं तो बहुत साफ, उच्च स्तर का। आपने अच्छा किया है। इसकी सराहना करें, फ्रैंक ने कहा। क्या आप यहां कुछ नए मॉडलों को देखने आए हैं? एडम ने अपने दोस्तों की ओर देखा, फिर फ्रैंक की ओर देखा। हाँ, वास्तव में हम बस चीजों की जांच कर रहे थे। मैं अपने दोस्तों का परिचय कराता हूं। उसने अपने पीछे इशारा किया। यह डीन फिट्स और मार्क टालोन हैं। फ्रैंक की नजर उनकी ओर चली गई, फिर मैथ्यू की ओर चली गई, जो अब ट्रक के खुले दरवाजे के सामने हाथ फैलाकर झुका हुआ था। मैथ्यू ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, केवल एक बार, बमुश्किल ध्यान देने योग्य। फ्रैंक ने इसे पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय डीन मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। दरअसल फ्रैंक, चूंकि आप यहाँ हैं, आपको हमारी छोटी सी शर्त में शामिल होना चाहिए। शायद चीजें और मजेदार हो जाएं। फ्रैंक ने भौहें उठाईं। ओह, क्या शर्त? डीन ने मैथ्यू की ओर इशारा किया। अगर यह आदमी इस कार के लिए अभी पूरा भुगतान कर सकता है, तो हम प्रत्येक उसे 50,000 देंगे। यदि वह नहीं कर सकता है, तो उसे हम में से प्रत्येक को 100 ग्रैंड का भुगतान करना होगा। फ्रैंक ने पलकें झपकाईं। उसने पीछे मुड़कर मैथ्यू की ओर देखा, जो केवल मुस्कुराया और अपनी जगह से नहीं हिला। क्या आप अंदर हैं? फ्रैंक ने एडम की ओर देखते हुए पूछा। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अंदर हूं। फ्रैंक की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने फिर मैथ्यू की ओर देखा, फिर एडम की ओर। एडम ने बदलाव पर ध्यान दिया और तुरंत कहा, मेरा मतलब है, मैथ्यू सिर्फ डींगे मार रहा है। वह यहां से भी नहीं है। वह लिंडबर्ग परिवार का दत्तक पुत्र है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इस तरह की किसी चीज के लिए खुद भुगतान कर सके। डीन ने आगे कहा, हाँ, वह पहाड़ पर रहने वाला कोई दूर का चचेरा भाई है। मुझे लगता है कि लेनॉक्स उसे सिर्फ अपने जूते या कुछ और साफ करने के लिए लाया था। मार्क चुपचाप मुस्कुराया। फ्रैंक ने उनके बीच देखा। लेनॉक्स लिंडबर्ग? एडम ने सिर हिलाया। हाँ, आप शायद उससे अभी तक नहीं मिले हैं। वह लिंडबर्ग परिवार का वारिस है। मैथ्यू उसके कुत्तों में से एक है। फ्रैंक ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया और वह ट्रक के करीब चला गया और लापरवाही से उसे स्कैन करने लगा। तो यह लेनॉक्स लिंडबर्ग परिवार का उत्तराधिकारी है? उसने मैथ्यू की ओर देखा, फिर एडम की ओर। मुझे कैसे नहीं पता चला कि लिंडबर्ग परिवार ने अपना उत्तराधिकारी बदल लिया है। अध्याय 65 एरंड बॉय। अरे धीरे करो, डीन ने अपने पीछे पुकारा। धीरे करो, करोगे? एडम नहीं रुका। उसने धक्का देकर कांच का दरवाजा खोला और डीलरशिप से बाहर निकल गया। बाहर की गर्मी उसे ठंडक देने में कोई मदद नहीं कर रही थी। डीन उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और मार्क उसके पीछे चल रहा था। इस तरह मत चले जाओ। तुम आवेगशील हो रहे हो। एडम ने उसे चालू कर दिया। आवेगपूर्ण? क्या आप गंभीर हैं? हमने अभी अभी प्रत्येक को 50 ग्रैंड सौंपे हैं। 50? और किस लिए? डीन ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। ऐसा नहीं है कि हम जानते थे कि वह वास्तव में भुगतान कर सकता है। एडम ने उपहास किया और चलता रहा। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने इस खतरनाक दांव के लिए दबाव डाला था। आप और मार्क इस बारे में चुप नहीं बैठेंगे। आप व्यावहारिक रूप से उसे अपमानित करने का मौका पाने के लिए लार टपका रहे थे। मार्क ने कंधे उचकाए। आप भी अंदर थे। क्योंकि तुमने मुझे अंदर खींच लिया, एडम चिल्लाया। आपको लगता है कि अगर आप इस बात पर जोर नहीं देते कि वह टूट गया है, तो मैं शामिल हो जाता। अब देखिए क्या हुआ। न केवल मैंने पैसे खोए, बल्कि यंग मास्टर केलर वहीं थे। उन्होंने पूरी घटना देखी।
डीन ने अपना मुंह खोला, लेकिन एडम ने उसकी बात काट दी और उसने हमें भुगतान कर दिया तुरंत। मैं अपने जीवन में इससे अधिक शर्मिंदा कभी नहीं हुआ। डीन ने कहा, आप अपने पिता से और अधिक मांग सकते हैं। एडम ने चलना बंद कर दिया। उसने डीन की ओर ऐसे देखा जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उसने ऐसा कहा। यह पैसे के बारे में नहीं है, डीन, उन्होंने कहा। यह सच है कि हमें खेला गया, फ्रैंक केलर जैसे किसी व्यक्ति के सामने। क्या आपको भी पता है कि यह कितना बुरा लग रहा है? मार्क ने अपना सिर खुजलाया। ठीक है, लेकिन कुछ अजीब है। एडम उसकी ओर मुड़ा। अब क्या? मार्क ने डीन की ओर देखा, फिर एडम की ओर। शुरू से ही मैथ्यू बहुत शांत था, जैसे अजीब तरह से शांत। वह घबराया हुआ दिखने का नाटक भी नहीं कर रहा था। डीन ने पलकें झपकाईं। इसलिए मार्क ने डीलरशिप की दिशा में अस्पष्ट रूप से इशारा किया। तो शायद उसके पास पहले से ही पैसा था। शायद वह हम में से किसी एक के मुंह खोलने का इंतजार कर रहा था। काफी लंबा विराम था। डीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रुको, क्या आप कह रहे हैं कि उसने हमें प्रलोभन दिया? मार्क ने सिर हिलाया। उसने हमें धोखा दिया। इसके बारे में सोचो। अटेंडेंट द्वारा अन्य कारों के बारे में बात करने के बावजूद उसने तुरंत वह कार चुन ली। जब हम पहुंचे तो अटेंडेंट उसे दूसरी कार दिखा रहा था। उसने सिर्फ इशारा किया और कहा कि वह इसे ले जाएगा। कोई बातचीत नहीं, कोई सवाल नहीं। फिर धमाका। उसने पूरी कीमत चुका दी। डीन का चेहरा घूम गया। वह जानता था कि वह शुरू से ही भुगतान कर सकता है। एडम ने जमीन की ओर देखा, धीरे धीरे एहसास हो रहा था। मार्क ने जारी रखा। वह चाहता था कि हम सोचें कि वह झांसा दे रहा है। वह पूरी तरह गरीब लड़के जैसा कृत्य। उसने हमारे साथ खिलवाड़ किया। डीन ने अपना हाथ अपने चेहरे पर फिराया। उसने वास्तव में हमारे पैसों से हमें धोखा दिया। धोखा नहीं दिया, मार्क ने सही किया। बस हमें मात दे दी। एडम ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसने हमें उकसाया, जानबूझकर। डीन ने कड़वी हंसी छोड़ी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम इसके झांसे में आ गए। वह वहां बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छात्रवृत्ति पाने वाला बच्चा हो और हम बेवकूफों की तरह इसके झांसे में आ गए। मार्क बुदबुदाया, हम बेवकूफ हैं। एडम ने दांत पीस लिए। फिर उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और कहा, चूंकि उसने हमें धोखा देने की हिम्मत की है, चलो उससे वह पैसे उगलवा लें। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? एडम ने खर्राटा लिया। फिर उसने एक नंबर डायल किया। 2 घंटियों के बाद एक आवाज ने उत्तर दिया। अरे एडम, अरे कैथरीन, आप हमें वह पैसा कब चुकाएंगी जो आप पर बकाया है? एडम ने पूछा। दूसरी पंक्ति पर विराम लग गया। क्या? क्या तुम बहरे हो? मुझे अपने पैसे की जरूरत है। तुम्हें मुझ पर कुछ बकाया है, तुम्हें इसे वापस चुकाना होगा, अन्यथा मैं भुगतान कर दूंगी, कैथरीन ने कहा। यह सिर्फ मेरी माँ है। हम तुम्हारी माँ की कौन परवाह करता है? तुमने वह पैसे अपने चचेरे भाई के लिए उधार लिए थे। यह मत भूलो कि हमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और तुम्हें मुझे वापस भुगतान करना होगा। लेकिन आपने कहा नहीं, परंतु तुम पर मुझ पर 200 का कर्ज है और मुझे कल अपने पैसे चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल को बता दूंगा कि तुम्हारे चचेरे भाई ने क्या किया है। एडम ने कैथरीन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कॉल समाप्त कर दी। वह संतुष्ट होकर फोन पर मुस्कुराया। डीन की आंखें चमक उठीं। यह शानदार था। मुझे यकीन है कि मैथ्यू कैथरीन को इसका बदला चुकाने में मदद करेगा। एडम ने अपना फोन दूर रख दिया। बेशक, मैं हमेशा स्मार्ट हूं। मार्क झिझका। लेकिन मैंने सुना है कि मैथ्यू और कैथरीन के बीच अनबन हो गई थी। एडम ने उसे विदा किया। मैथ्यू वर्षों से उस महिला का पीछा कर रहा है। क्या आपको लगता है कि वह इतनी आसानी से हार मान लेगा? कृपया, वह सिर्फ एक रणनीति खेल रहा है। आप जानते हैं, सभी लोग उसे नजरअंदाज करते हैं और वह रेंगते हुए वापस आ जाएगी।
वह शायद उम्मीद कर रहा है कि उसे एहसास हो कि वह उसे पसंद करती है। तो वह पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है? मार्क ने पूछा। बिल्कुल, एडम ने कहा। यह पाठ्य पुस्तक है। जब लोग हताश होते हैं तो वही स्टंट करते हैं। डीन ने सिर हिलाया। एडम सही है। मैथ्यू जो कुछ भी कर रहा है वह ध्यान के लिए है। वह सिर्फ यह चाहता है कि लोग उसे देखें। निश्चित रूप से यह गलत तरह का ध्यान है, लेकिन यह अभी भी ध्यान है। एडम ने पहले तो कुछ नहीं कहा। वह डीलरशिप की ओर घूरता रहा। फिर वह बोला, उसके पास वह कार खरीदने के लिए पैसे थे। क्या होगा अगर वह उसका पैसा भी नहीं था? मार्क भौंचक्का रह गया। आपका क्या मतलब है? क्या होगा यदि कार यंग मास्टर लेनॉक्स की होती? एडम ने कहा। क्या होगा अगर लेनॉक्स ने मैथ्यू से उसे अपने लिए इसे लेने के लिए कहा? डीन ने पलकें झपकाईं, फिर तेजी से सिर हिलाया। यह समझ में आता है। इससे पता चलेगा कि मैथ्यू के पास उस तरह के पैसे तक पहुंच क्यों थी। यह उसका नहीं था। वह सिर्फ काम करने वाला लड़का था। एडम का मुंह मुड़ गया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह पूरा दाव एक सेटअप था? शायद वह जानता था कि हम इसमें फंस जाएंगे। शायद उसकी असली योजना हमसे कुछ नकद प्राप्त करने की थी। मार्क अनिश्चित दिखे। तुम्हें लगता है कि उसने जानबूझकर हमें धोखा दिया? डीन आगे बढ़ा। यह आगे बढ़ता है। वह हमें एक शर्त में फंसाता है। वह जानता है कि वह हारेगा नहीं, हमारे पैसे लेता है और फिर शायद किसी वफादार म्यूट की तरह सीधे लेनॉक्स वापस भाग जाता है। हमें सीधे कैथरीन के पीछे जाना चाहिए। उसे वह भुगतान करने के लिए मजबूर करें जो उसका बकाया है। और मैथ्यू? उसे दंडित करने की आवश्यकता है। एडम ने अपना जबड़ा भींच लिया। फ्रैंक के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तब मुझे तुमसे निपटना होगा, व्यक्तिगत रूप से। और जब मैं वहां रहूं तो अपने चाचा को बुलाना। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। एडम ने बुदबुदाया, वह इससे बच नहीं रहा है। हम उस मूर्खतापूर्ण समारोह में उसकी सेवा करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह भुगतान करे। मुझे परवाह नहीं है कि कैसे। वह परिणाम के बिना दूर नहीं जा रहा है। अध्याय 66 ऋण और झूठ। फ्रैंक ने फोल्डर को अपनी गोद में बंद किया और ऊपर देखा। मुझे नहीं पता था कि लोगों को उनके पैसे से धोखा देने के लिए आपके पास कोई गुप्त विकृति थी। मैथ्यू ने अपने हाथ में मौजूद टैबलेट से भी ऊपर नहीं देखा। यह मेरी गलती नहीं है। वे ही थे जो शर्त लगाना चाहते थे। फ्रैंक ने एक पल के लिए उसका अध्ययन किया। आप अजीब हो। मैथ्यू ने स्क्रीन पर कुछ टैप किया और फिर टैबलेट को एक तरफ रख दिया। आप अभी इसका पता लगा रहे हैं? आप मुझसे यह नहीं पूछ सकते। कई साल हो गए जब मैंने आपको आखिरी बार देखा था। फ्रैंक कुर्सी पर पीछे झुक गया। ठीक है, यहाँ एक बेहतर प्रश्न है। आप ऐसा क्यों दिखावा कर रहे हैं कि आप लिंडबर्ग परिवार के उत्तराधिकारी नहीं हैं? मैथ्यू ने अपने बगल में पानी की बोतल उठाई। इस तरह यह शांतिपूर्ण है। फ्रैंक ने भौहें उठाईं। उसे यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि क्यों। असली उत्तर तो उसे पहले से ही पता था। वर्षों पहले की घटना सही हलकों में कोई रहस्य नहीं थी। तो यह लेनॉक्स लड़का कौन है जिसका वे उल्लेख करते रहते हैं? फ्रैंक ने पूछा। मैथ्यू ने बोतल का ढक्कन घुमा दिया। वही वह व्यक्ति है जिसने मुझे उस समय बचाया था। फ्रैंक ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। ओह, मुझे यह नहीं पता था। मैथ्यू ने कहा, मेरे पिता ने इसे गुप्त रखा। लेनॉक्स की रक्षा के लिए। फ्रैंक ने सिर हिलाया और आगे दबाव नहीं डाला। वे जवाबी कार्रवाई करेंगे, आप जानते हैं, उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा। वे निश्चित रूप से कल आपकी सेवा करने के लिए सहमत हुए, लेकिन ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैं वहां था। एक बार जब मैं आसपास नहीं था। मैथ्यू हंसा। मुझे पता है। वे इसे जाने नहीं देंगे। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, उन्हें अपमानित किया गया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वे इसे निगल सकें। फ्रैंक घुटनों पर कोहनियां रखकर आगे की ओर झुक गया। तो आपने यह सब नियंत्रण में कर लिया है? मैथ्यू ने सिर हिलाया। मैं करता हूं।
अब मेरे व्यवसाय पर ध्यान देना बंद करो और जो सामान मैंने तुम्हें दिया था उसे खत्म करो। फ्रैंक ने पलकें झपकाईं, फिर हल्की सी हंसी उड़ाई। जी श्रीमान। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया और अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे कल एक और सहायता की आवश्यकता होगी। फ्रैंक फिर पीछे झुक गया। ठीक है, मैं यह करूंगा, लेकिन केवल तभी जब आप मुझे शो देखने देंगे। मैथ्यू ने पलटकर देखा। आप जो चाहें देख सकते हैं। क्या चल रहा है? जैसे ही मैंने कैथरीन को अपने लॉकर के सामने भौहें सिकोड़ते हुए देखा तो उसने पूछा, देखो, क्या यह तुम्हारी माँ के बारे में है? परीक्षाएं अभी समाप्त हुई हैं। अब तुम उनकी देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। कैथरीन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी किताबें अपने बैग में रख लीं और मैं और एलिस की ओर मुड़ने से पहले लॉकर का दरवाजा बंद कर दिया। उसने परीक्षा के बाद कुछ अतिरिक्त पाठ्यचर्या पूरी कर ली थी और घर जाने ही वाली थी कि तभी उसे एडम का फोन आया। किसने सोचा होगा कि एडम उससे वह पैसा मांगेगा जो उसने बहुत पहले उधार लिया था। मुझे बाद में किसी से मिलना है, कैथरीन ने कहा। यह मेरी माँ के बारे में है, उसने झूठ बोला। महीनों पहले उसने कैसीनो में काम करने वाले अपने चचेरे भाई की मदद करने के लिए वह पैसे उधार लिए थे। दुर्भाग्य से उसका चचेरा भाई जुए में बुरी तरह फंस गया था। उसने उसे मासिक किश्तों में भुगतान करने का वादा किया। पहले 2 महीनों तक उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उसके बाद भुगतान बंद हो गया। तब से यह एक के बाद एक बहाना बन गया। देरी, चेक बाउंस, मिस्ड कॉल। हर बार जब वह इस बारे में बात करती तो वह अगले सप्ताह पैसे भेजने का वादा करता। अगला सप्ताह कभी नहीं आया। अब चूंकि उसकी मां की हालत खराब होती जा रही थी और दानदाताओं ने उसे दूर कर दिया था, कैथरीन के पास कोई विकल्प नहीं था। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह उससे आमने सामने मिलकर सीधे पैसे मांगने वाली थी। मुझे लगा कि आपने पहले ही सभी फाउंडेशनों से बात कर ली है, मई ने पूछा। मैंने किया, कैथरीन ने कहा। वे मदद नहीं कर रहे हैं। एक ने कहा कि उनका बजट खत्म हो गया है। दूसरे ने मुझे अगली तिमाही में फिर से आवेदन करने के लिए कहा। उनमें से एक ने तो अपने कार्यक्रम को शिक्षा में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी बीमारी अब उनके मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती है। एलिस निराश लग रही थी। लेकिन आप पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, कैथरीन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकताएं बदल गई हैं। एक और है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा हूं। मई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो आप वास्तव में बाद में किससे मिलने जा रहे हैं? कैथरीन जवाब देने से पहले 1 सेकंड के लिए झिझकी। कजन, कैसीनो के लिए काम करने वाला, मई ने पूछा। क्या वह कोई वांछित अपराधी या बच्चों के भरण पोषण के लिए कुछ नहीं है? कैथरीन ने जवाब में केवल कंधे उचकाए। एलिस ने उसकी ओर देखा। आप भाई लेनॉक्स से क्यों नहीं पूछते? वह आपकी मदद करेंगे। आप जानते हैं कि वह करेंगे। मैंने कोशिश की है, कैथरीन ने कहा, लेकिन वह हाल ही में मुझसे बच रहा है। तेज सांस छोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैथ्यू ने उसे मजबूर किया होगा। वह स्वार्थी कमीना। वह हमेशा आप दोनों के बीच में आता रहता है। कैथरीन ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके पास समझाने की ऊर्जा नहीं थी। मई ने अपनी बाहें मोड़ लीं। सच में मुझे समझ नहीं आता कि लेनॉक्स उसे अपने आसपास क्यों रखता है। वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति है। उसे हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? क्या आपने किसी चैरिटी फाउंडेशन से मदद मांगने की कोशिश की है? एलिस ने पूछा। मैंने किया, कैथरीन ने चुपचाप कहा। उन सभी को? मई ने अपना सिर झुका लिया। और कैथरीन ने कहा, उन सभी ने मुझे ठुकरा दिया। एक समूह ने कहा कि उन्होंने अपना वार्षिक बजट पहले ही दूसरे अस्पताल को आवंटित कर दिया है। दूसरे ने मुझे बताया कि वे अगली तिमाही तक नए अनुरोधों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। एक समूह था जो पहले हमारी मदद करता था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इस वर्ष शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। एलिस ने भौहें चढ़ा दी। तो उन्होंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया? कैथरीन ने सिर हिलाया। बहुत ज्यादा।
एक ने मुझसे यहाँ तक कहा कि चूंकि मेरी माँ का मामला अब गंभीर नहीं माना जाता है, इसलिए उन्हें टर्मिनल मामलों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। दूसरे ने कहा कि उनके पास महामारी से बैकलॉग है जिसे वे अभी भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं का जबड़ा कड़ा हो गया। यह हास्यास्पद है। मुझे पता है, कैथरीन ने कहा। उन सभी के पास अपने कारण हैं, लेकिन यह वास्तव में मदद नहीं करता है। तो फिर अब क्या? एलिज ने पूछा। आप बाद में किससे मिल रहे हैं? क्या आपको हमारे साथ जाने की जरूरत है? कैथरीन अपना सिर हिलाने से पहले झिझकी। किसी ने कहा कि उनके पास कोई समाधान हो सकता है, लेकिन मैं अभी तक निश्चित नहीं हूं। मैंने झुकते हुए कहा, क्या यह कोई विश्वसनीय व्यक्ति है? मुझे नहीं पता, कैथरीन ने स्वीकार किया। लेकिन मेरे पास बहुत सारे विकल्प नहीं बचे हैं। जाहिर है वह उनसे केवल झूठ ही बोल सकती थी। वह वास्तव में यह नहीं बता सकी कि उसके चचेरे भाई ने उसे अतीत में ब्लैकमेल किया था, उसके नाम पर पैसे उधार लेने के लिए दबाव डाला था। वह जानती थी कि अगर वह लेनॉक्स या मैथ्यू के पास गई होती तो उन्होंने मदद की होती। लेकिन यही समस्या थी, वह उनसे कुछ भी उधार नहीं लेना चाहती थी, खासकर मैथ्यू तो नहीं। उस समय भी वह हमेशा बगल से चुपचाप देखता रहता था, कभी ज्यादा कुछ नहीं कहता था, लेकिन हमेशा वहां रहता था। उसे देखने का तरीका पसंद नहीं आया, जैसे वह उसके आर पार देख सकता हो। इससे उसे उजागर होने का एहसास हुआ। जहां तक लेनॉक्स की बात है, उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया होगा। लेकिन वह उसकी दया नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी मदद करे क्योंकि उसे दुर्हक हुआ था। वह तो और भी बुरा था। इसलिए वह एडम की ओर मुड़ी। उसे इससे नफरत थी, लेकिन उस समय यह समझ में आया। एडम पैसे से आया था। वह जुड़ा हुआ था। उसे उसके निजी जीवन की परवाह नहीं थी। उसे बस यह समझाना था कि यह अस्पताल के बिल के लिए था। उसने कोई सवाल नहीं पूछा और बस उसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने दिया। और अब वह इसे वापस मांग रहा था। कैथरीन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका चचेरा भाई इस तरह गायब हो जाएगा। उसने भुगतान करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अस्थायी है, उन्हें अपने पैरों पर वापस खड़ा होना होगा और फिर वह पूरी रकम ब्याज सहित लौटा देंगे। वह उस पर विश्वास करती थी। आखिरकार वह परिवार था। कैथी एलिज ने फोन किया। कैथरीन ने पलकें झपकाईं और ऊपर देखा। हाँ, क्या आप वाकई नहीं चाहते कि हम आपके साथ आएं? एलिज ने पूछा। कैथरीन ने सिर हिलाया। अगर मैं अकेले जाऊं तो बेहतर होगा। अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें संदेश दूंगा। अध्याय 67 कृतघ्नसन की। जैसे ही कैथरीन अपने चचेरे भाई के अपार्टमेंट में गई, वह तुरंत बासी हवा और किसी तेज चीज की चपेट में आ गई। शायद कुछ बिना धुले कपड़े, शायद बहुत देर तक बाहर रखा हुआ खाना। उसने अपनी आस्तीन अपनी नाक से सटा ली। टिम उसने फोन किया था। चूंकि वह जानती थी कि वह आमतौर पर अपनी चाबियां कहाँ छिपाता है, इसलिए उसे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी और वह बस अंदर चली गई। टिम, आप यहाँ? कोई जवाब नहीं। वह गंदे कपड़ों और खाली सोडा के डिब्बों के ढेर के ऊपर से निकल गई। जगह अस्तव्यस्त थी। उसकी नजर सोफे के पास रखे कुछ पिज्जा के डिब्बों, फर्श पर आधी भरी हुई एक बच्चे की बोतल और हर जगह टुकड़ों पर पड़ी। सोफे के एक सिरे पर एक संदिग्ध दाग था। तभी उसने क्लिक करने की आवाज सुनी। अपनी आंखें घुमाते हुए उसने आवाज का अनुसरण किया और पाया कि टिम डेस्क पर बैठा है, उसकी आंखें मॉनिटर पर टिकी हुई हैं। वह एक यांत्रिक कीबोर्ड पर झुका हुआ था, उसकी उंगलियां उड़ रही थीं, उसके सिर पर एक हेडसेट था। ऑन स्क्रीन रंगीन पात्र किसी काल्पनिक क्षेत्र में भिड़ गए। कैथरीन ने 2 मिनट से भी कम समय शेष रहने पर मैच टाइमर को शीर्ष पर देखा। तुम सफाई भी नहीं कर सके, उसने कहा। टिम ने मॉनिटर से दूर नहीं देखा। अभी नहीं। मैं एक प्रोमो मैच में हूं। अगर मैं जीत गया तो गोल्ड रैंक। आपने पिछले सप्ताह कहा था। आपने कहा था कि आप मुझे पिछले सप्ताह पैसे देंगे। टिम, मुझे अब इसकी आवश्यकता है। बस 5 मिनट के लिए चुप रहो, क्या तुम करोगे? वह चाबियां मसलते हुए झटके से आगे बढ़ा। यह लड़का लाइफस्टाइल के साथ पायरोलांसर चला रहा है।
उसे पूरी ताकत लगानी होगी। कैथरीन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। टिम, मुझे आपकी रैंक की परवाह नहीं है। मेरा पैसा कहाँ है? क्या आप चाहते हैं कि मैं यह मैच हार जाऊं और हमेशा के लिए टूट कर रह जाऊं? आप पहले ही टूट चुके हैं। टिम की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। मुझे विचलित मत करो, भगवान। अचानक स्क्रीन पर एक तेज मौत का एनिमेशन चमक उठा। उनका चरित्र गिर गया और खेल में भीड़ खुश हो गई। हार लाल अक्षरों में चमक रहा था। टिम जम गया। फिर उसने अपना माउस डेस्क पर पटक दिया। वह उछला, मॉनिटर फ्रेम से टकराया और गिर गया। तुमने मुझे हरा दिया, वह चिल्लाया। आप सचमुच इसे बर्बाद करने के लिए ही यहां आए हैं? मैं वह पैसा लेने आया हूं जिसका आपने मुझसे वादा किया था। आपने कहा था कि आप भुगतान करेंगे। हाँ। खैर अब और नहीं, उसने स्क्रीन की ओर इशारा किया। वह मैच मेरे अपग्रेड के लायक था। मुझे एक स्ट्रीमिंग स्लॉट मिल सकता था। अब आपने इसे उड़ा दिया। हफ्ते हो गए। मुझे अब पैसे की जरूरत है। कैथरीन ने अपनी बाहें पार कर ली। इसके अलावा यदि आप मुझे वापस भुगतान नहीं करते हैं तो मैं छोटे दावों में मामला दायर कर रहा हूं। मेरे पास हमारा समझौता है। जवाब में टिम हंसे। तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुमसे उस बेकार कागज पर लिखवाया था? वह नोटरीकृत भी नहीं है। वे कुछ नहीं करेंगे। वह वापस अपनी स्क्रीन की ओर मुड़ा, फर्श से माउस को पकड़ लिया और गुस्से से क्लिक किया। तो आगे बढ़ो। मुझ पर मुकदमा करो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कैथरीन पीछे हट गई। उसे इससे नफरत थी। यहां रहना नफरत है। वह खड़ा हुआ, उसके पीछे से चलकर फ्रिज की ओर गया और उसे खोला। रोशनी आ गई, लेकिन आधी भरी केचप की बोतल और एक खाली अंडे की ट्रे के अलावा अंदर कुछ नहीं था। उसने इसे बंद कर दिया। अरे, तुम्हारे पास कुछ खाना है? उसने पूछा। कैथरीन ने पलकें झपकाईं। क्या आप गंभीर हैं? मैं भूख से मर रहा हूं। बस मुझे ले जाने के लिए थोड़ी सी नकदी दे दो। जब मुझे वह काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा। कैथरीन ने उसे घूर कर देखा। आप मुझसे और पैसे मांग रहे हैं? टिम ने कंधे उचकाए। मुझे अब एक बच्चा मिल गया है। मैं अपनी बच्ची को भूखा नहीं रहने दे सकता। तभी कैथरीन की नजर दीवार के पास गद्दे पर बैठी महिला पर गई। उसने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था। टिम की पत्नी एक बच्चे को गोद में उठाए हुए थी और एक ढीले कंबल के नीचे चुपचाप उसे पाल रही थी। महिला ने ऊपर नहीं देखा। वह थकी हुई लग रही थी। उसके बाल अस्तव्यस्त ढंग से बंधे हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे। बच्चा थोड़ा सा हिल गया और दोबारा स्थिर होने से पहले उसने हल्की सी आवाज निकाली। तुम्हारे पास अमीर दोस्त हैं, तुम मुझे कुछ टेकआउट के लिए 50 रुपए क्यों नहीं दे सकते? उसने पूछा। कैथरीन ने बच्चे की ओर देखा, फिर वापस टिम पर। नहीं, उसने कहा। अब और नहीं। मेरा काम हो गया। उसने अपनी आंखें घुमा लीं। हमेशा की तरह स्वार्थी। मैं यहां मांगने आया हूं। और तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? टिम ने कहा। मैंने तुमसे कहा था, मेरी पत्नी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और तुम सचमुच मुझसे पैसे मांगना चाहते हो? क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? कैथरीन ने कहा, यह वह पैसा है जो आप पर बकाया है। टिम ने उपहास किया और काउंटर के सामने झुक गया। तुम्हें पता है क्या? ठीक है। तुम पैसे के बारे में बात करना चाहते हो? चलो इसके बारे में बात करते हैं। तुम्हें याद है जब तुम्हारी माँ पहली बार बीमार हुई थी? दवाओं के लिए भुगतान किसने किया था? उस सप्ताह जब आपकी गैस बंद हो गई थी तो किसने कवर किया था? मैंने किया था। मैं? कैथरीन सख्त हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं भूल गया? हर बार जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती, मैं वहां मौजूद होता। किराने का सामान, कैब का किराया, यहाँ तक कि उस अत्यधिक कीमत वाली थाई जगह से वह टेकआउट जो आपको पसंद था जब आप खाना बनाने के लिए बहुत तनावग्रस्त थे। वह मैं था। मैंने भुगतान किया। आपने कहा था कि आप मदद करना चाहते हैं, कैथरीन ने चुपचाप कहा। मैंने मदद की थी। और अब आप यहाँ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे मुझ पर आपका कुछ बकाया है। टिम ने लिविंग रूम की ओर इशारा किया।
वह सोफा। जब आप अपनी माँ से लड़े थे तो आप 3 सप्ताह तक उस पर सोए थे। तब मैंने आपकी शिकायत नहीं सुनी थी। आप और वह दोनों ले गए और ले गए। मैंने नजर नहीं रखी, लेकिन शायद मुझे रखना चाहिए था। कैथरीन का जबड़ा भिंच गया। टिम ने कंधे उचकाए। अब अचानक मैं बुरा आदमी हो गया हूं क्योंकि मैं आपको तुरंत भुगतान नहीं कर सकता। मेरे पास नौकरी भी नहीं है, कैथी। क्या आप चाहते हैं कि मैं हवा से पैसा खींच लूं? आपने वादा किया था, उसने कहा। तो क्या? जीवन बदल गया। आपको लगता है कि मैंने एक बच्चे की योजना बनाई है। आपको लगता है कि मुझे पता था कि मेरे काम के घंटे कम हो जाएंगे और फिर नौकरी बंद हो जाएगी। मैं यहां जीवित रहने की कोशिश कर रहा हूं। कैथरीन ने फिर से बच्चे की ओर देखा। छोटी लड़की अपनी मां की गोद में चली गई। कंबल के नीचे उसका चेहरा बमुश्किल दिखाई दे रहा था। आपने मुझसे मेरे नाम पर वह पैसा उधार लिया, उसने धीमी आवाज में कहा। आपने कहा था कि आप इसे संभाल लेंगे। टिम ने कहा, मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करो। और अब तुम क्या हो? मुझे अदालत की धमकी दे रहे हो? किस बारे में? कुछ हस्तलिखित नोट। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने कहा। एडम हर दिन फोन कर रहा है। उसने कहा कि अगर मैं भुगतान नहीं करूंगा तो वह स्कूल चला जाएगा। टिम ने सिर हिलाया। यह मेरी समस्या नहीं है। आप रक्षक की भूमिका निभाना चाहते थे, आप इससे निपटिए। कैथरीन की आंखें जल गईं। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुम मुझे ब्लैकमेल करते हो। टिम ने अपने हाथ ऊपर उठाए। मैंने वही किया जो मुझे करना था। यही जीवन है। क्या आपको लगता है कि केवल आप ही समस्याग्रस्त हैं? चारों ओर देखें। हम भी डूब रहे हैं। कैथरीन पीछे हट गई। उसने अपना मुंह खोला लेकिन बोल नहीं सकी। टिम दूर चला गया, काउंटर से अपना फोन उठाया और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। कुछ भी। दरवाजा खुला है। जब तक तुम मुझे तुम पर और तुम्हारी मां पर खर्च की गई हर चीज के लिए भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक वापस मत आना। कृतघ्न सन की। अध्याय 68। एक डूबता हुआ एहसास। एम्पायर होटल, वैलेंटाइन गाला। आप क्या सोचते हैं? कैथरीन ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हुए पूछा। मैं जो मिंट रंग के गाउन में उसके ठीक पीछे खड़ा था, 1 सेकंड के लिए बहुत देर तक देखता रहा। तुम सचमुच बहुत सुंदर लग रही हो, एलिसा ने कहा। आप एक राजकुमारी की तरह दिखती हैं। कैथरीन का गाउन हल्के गुलाबी रंग का था, जो गर्म रोशनी में हल्का चमक रहा था। यह उसकी कमर से लिपट गया, फिर ऐसे भड़क उठा जैसे कोई परीक्षा से निकली हुई चीज हो। उसके बालों को विस्तृत रूप से मोड़ा गया था, छोटे छोटे रत्नों से पिन किया गया था, जो हर बार हिलने पर रोशनी पकड़ लेते थे। एलिसा ने कहा, आप आज रात पूरा बॉलरूम चुराने वाले हैं। कोई भी आपसे नजरें नहीं हटा पाएगा, खासकर लेनॉक्स। मई ने सिर हिलाया। आप हर किसी को अपने साथ नचाएंगे और पागलों की तरह दान देंगे। मैं इसे पहले से ही देख सकता हूं। हम। और मत भूलिए, मैथ्यू को अपने साथ नृत्य न करने दें जब तक कि वह कम से कम 5 दान न दे दे। नहीं, इसे 10 भव्य बनाएं। कैथरीन थोड़ा मुड़ी और एक बार फिर गाउन पर नजर डाली। यह हर हरकत के साथ झिलमिलाता था, यहां तक कि पास के मेकअप आर्टिस्ट भी रुककर देखने लगे। उसने ग्लैम टीम से उसे बिल्कुल इस तरह दिखने के लिए कहा था। यह घमंड के बारे में नहीं था, उसे बस संयमित और आत्मविश्वासी दिखने की जरूरत थी। आखिरकार वह अपना अभिमान निगलने वाली थी और लेनॉक्स से मदद मांगने वाली थी। पिछला दिन एक आपदा था। वह अपने चचेरे भाई के अपार्टमेंट से रोते हुए निकली, बिल्कुल खाली हाथ। आज एक नई योजना थी। वह लेनॉक्स से पैसे मांगने जा रही थी। उसने अपने होंठ काटे और फिर से अपने प्रतिबिंब की ओर देखा। अब वह बस यही आशा कर सकती थी कि वह हाँ कह दे। हमेशा की तरह महसूस होने के बाद मेकअप कलाकारों में से एक ने आखिरकार कहा, आप तीनों ईमानदारी से इस साल हमारे साथ काम करने वाली सबसे खूबसूरत लड़कियों में से कुछ हैं। आज रात के बाद हर कोई आपके बारे में बात करेगा। एक अन्य स्टाइलिस्ट ने सिर हिलाया। सच में, ऐसा अक्सर नहीं होता है कि हमें ऐसे ग्राहक मिलें जिनके साथ काम करना आसान हो। आप सभी प्रतिभाशाली हैं। फिर मुख्य मेकअप कलाकार ने एक कदम आगे बढ़ाया।
यदि आप बुरा न माने, उसने कहा। अब जब हमने काम पूरा कर लिया है तो क्या मैं भुगतान के बारे में पूछ सकता हूं? कमरा तुरंत शांत हो गया। कैथरीन जम गई। एलिसा ने पलकें झपकाईं। रुको, क्या आपने मिस्टर लिंडबर्ग द्वारा बुक नहीं किया है और पूरा भुगतान नहीं किया है? मेकअप आर्टिस्ट ने सिर हिलाया। उसने हमें 2 महीने पहले बुक किया था, हाँ। लेकिन उसने केवल जमा राशि का भुगतान किया था। हमें बताया गया था कि मेकअप पूरा होने के बाद शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। एलिसा ने कैथरीन की ओर रुख किया। लेनॉक्स को बुलाओ। इस बीच मई आगे बढ़ी। पूरा भुगतान कितना है? मेकअप आर्टिस्ट झिझका। यह हम तीनों के लिए 20,000 है। जमा राशि के लिए 0 से 2,000, तो यह 18,000 है। मे की आंखें चौड़ी हो गईं। 20 क्या? मेकअप आर्टिस्ट ने सिर हिलाया। हम पूरे इवेंट की चमकदमक को संभालते हैं। बाल, मेकअप और रिटच सेवाएं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हम पूरे इवेंट में मौजूद रहते हैं। हमारे ग्राहकों में अभिनेत्रियां, मॉडल और हाई एंड शादियां शामिल हैं। उसके सहायक ने आवाज दी। हम 3 हैं और हम एले आधारित हैं। यात्रा और रहना दर में शामिल हैं। हम वॉक इन नहीं लेते हैं। हम आमतौर पर 2 महीने पहले बुक कर लेते हैं। एलिसा ने मन ही मन बुदबुदाया, यह आखिरी बार होगा जब हमने लेनॉक्स को बुकिंग संभालने दी। चलो, मई ने कंधे उचकाए। ऐसा नहीं है कि लेनॉक्स उन्हें भुगतान नहीं करता है। वह हमेशा भुगतान करता है। हालांकि पिछले आयोजनों में सभी स्टाइलिस्टों को कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पूरा भुगतान कर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ गलत है? एलिसा ने कहा, शायद परीक्षाओं के कारण। सही है, मैंने सुना है कि वे अगले सप्ताह तुरंत परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे। क्या आपको लगता है कि लेनॉक्स इस बार शीर्ष छात्र है? मई ने पूछा। वह हमेशा शीर्ष छात्र थे। एकमात्र सवाल यह है कि दूसरे स्थान पर कौन आता है। कैथरीन की ओर मुड़ने से पहले दोनों महिलाएं हंसने लगीं। क्या वहां कुछ गड़बड़ है? एलिसा ने पूछा। कैथरीन अपने फोन की ओर घूरकर देखती रही। वह अपने फोन का जवाब नहीं दे रहा है। ओह, तो फिर उसे दोबारा बुलाओ। वह भी होटल में रुका हुआ है, ठीक है। क्या मुझे अभी जाना चाहिए? और मैंने तुरंत स्वेच्छा से कहा, लेकिन कैथरीन ने अपना सिर हिला दिया। उसने फिर से लेनॉक्स का नंबर डायल किया। इस बार उसने अंततः उत्तर दिया। लेनॉक्स, कैथरीन ने कहा। कैथ, क्या कुछ गड़बड़ है? लेनॉक्स ने पूछा। आप अलग लगते हैं। क्या आप ठीक हैं? कैथरीन ने पूछा। बेशक, लेनॉक्स ने कहा। समस्या क्या है? ठीक है, जिस ग्लैम टीम को आपने बुक किया था वे बाकी भुगतान मांग रहे हैं, कैथरीन ने कहा। क्या आप भुगतान मुझे या सीधे उन्हें भेजेंगे? कैसा भुगतान? लेनॉक्स ने पूछा। कैथरीन ने भौहें चढ़ा दी। मेकअप आर्टिस्ट, आपने उन्हें 2 महीने पहले बुक किया था। उन्होंने कहा कि आपने केवल जमा राशि का भुगतान किया है। ओह, लेनॉक्स ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। सही है, मैं भूल गया था। रुको, मैं कुछ कर रहा हूं। मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। कैथरीन ने धीरे से सिर हिलाया। फिर कॉल खत्म हो गई। लेनॉक्स ने अपने फोन की ओर देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। मैथ्यू ने पहले भी ग्लैम टीम की स्थापना की थी। उन्होंने कैथरीन के गाउन के लिए भी भुगतान किया। क्या वह बाकी पैसे चुकाना भूल गया? किसी कारण से लेनॉक्स को अपने पेट में कुछ डूबने का एहसास हुआ। फिर उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैथ्यू इतना छोटा नहीं होगा। उसके पीछे एक आवाज गूंजी। भाई लेनॉक्स, क्या कुछ गड़बड़ है? लेनॉक्स जोर से हंसने लगा और पलट गया। कुछ भी नहीं। उसने मंच के पीछे चारों ओर देखा। सजावट को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा था। कर्मचारी कुर्सियां हटा रहे थे, सेंटरपीस व्यवस्थित कर रहे थे और ध्वनि प्रणाली का परीक्षण कर रहे थे। लेनॉक्स ने सेटअप में मदद करने के लिए स्वेच्छा से काम किया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि मैथ्यू हमेशा की तरह वहां मौजूद रहेगा। मैथ्यू ने अतीत में हर बड़ी घटना में मदद की थी। इस बार मैथ्यू नहीं दिखा।
उसने परवाह करने का दिखावा भी नहीं किया और हवेली में कुछ नौकरानियों को मदद के लिए भेज दिया। दरअसल मैथ्यू ने हवेली में तैयार होने का फैसला किया। लेनॉक्स ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसकी कमीज उसकी पीठ से चिपक गई। वह पसीने से तर था और कार्यक्रम 2 घंटे में शुरू होगा। लेकिन चूंकि उसने शिक्षकों के सामने स्वेच्छा से काम किया था, इसलिए वह अब आसानी से नहीं जा सकता था। लेनॉक्स, चलो तैयार हो जाओ, अन्य लोगों में से एक ने कहा। लेनॉक्स ने सिर हिलाया और माफ करते हुए उस कमरे की ओर चला गया जो उसने अपने और कुछ अन्य पुरुष सहपाठियों के लिए बुक किया था। उसने दरवाजा खोला तो वह रुक गया। खाली। जॉन उसके पीछे चला गया। एह, क्या गलत है? हमारे कपड़े कहाँ हैं? ईसाई ने चारों ओर देखा। लेकिन यह सही कमरा नंबर है। क्या हमसे कुछ छूट गया? लेनॉक्स ने दांत पीस लिए। पिछले वर्षों में मैथ्यू ने हमेशा इस भूमिका को संभाला था। कपड़े, सहायक उपकरण, यहां तक कि जूते भी। यह उन कामों में से एक था जो मैथ्यू ने बिना पूछे चुपचाप किया। इस बार लेनॉक्स बहुत अधिक विचलित हो गया था। उसने जांच नहीं की थी। उसने पालन नहीं किया था। उसने जल्दी से मैथ्यू का नंबर डायल किया। मैथ्यू ने दूसरी रिंग पर उत्तर दिया। लेनॉक्स, आप कहाँ हैं? लेनॉक्स ने पूछा। अभी भी हवेली में हूँ, तैयार हो रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? आराम करो, आयोजन स्थल केवल 20 मिनट की दूरी पर है। वह मैथ्यू की आवाज में व्यंग्य को महसूस कर सकता था। लेनॉक्स ने जबड़े कसते हुए दालान में कदम रखा। कपड़े कहाँ हैं? कैसे कपड़े? मैथ्यू ने पूछा। अध्याय 69, बाहर रहना। उत्सव के लिए वाले। मैथ्यू ने अपनी जीभ चटकाई। ओह, वो उन्हें पहले से ही वहां होना चाहिए था। वे जानते थे कि इसे कहां भेजना है। मानो इशारे से किसी ने दरवाजा खटखटाया। पुरुष सहपाठियों में से एक ने इसे खोला। डिलीवरी स्टाफ का एक समूह परिधान बैग लेकर अंदर आया। लेनॉक्स ने एक सांस छोड़ी। धन्यवाद, उन्होंने फोन पर कहा। वे मिले। मैथ्यू ने कॉल समाप्त करने से पहले कहा, बहुत बढ़िया। उत्सव का आनंद लीजिए। यह मिस्टर लिंडबर्ग कौन हैं? लेनॉक्स डिलीवरी मैन की ओर मुड़ा। मैं मिस्टर लिंडबर्ग हूं। आदमी ने सिर हिलाया। फिर आपको यहां हस्ताक्षर करने और शेष राशि संभालने की आवश्यकता होगी। हम चेक, बैंक हस्तांतरण या कार्ड स्वीकार करते हैं। लेनॉक्स ने पलकें झपकाईं। कैसा भुगतान? डिलीवरी मैन ने पलकें नहीं झपकाईं। सूट और एक्सेसरीज के लिए भुगतान। इसमें सिलाई, रात भर डिलीवरी और स्थल छोड़ना शामिल है। कुल $28,400। लेनॉक्स ने उसे घूरकर देखा। इसका पहले ही ध्यान रखा जाना चाहिए था। वह चुपचाप दांत पीसता रहा। वह कमीने मैथ्यू। उस आदमी ने एक गोली उठाई। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार इसे श्री लिंडबर्ग के नाम पर रखा गया था, लेकिन केवल 10% जमा किया गया था। शेष राशि अभी देय है। लेनॉक्स ने पीछे मुड़कर कमरे में मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा। जॉन और क्रिश्चियन ने पहले ही कपड़े की थैलियों को खोलना शुरू कर दिया था, यह स्पष्ट रूप से मानते हुए कि सब कुछ ठीक था। वह एक तरफ हट गया और अपना फोन फिर से निकाला। उसने मैथ्यू को सीधे ध्वनि मेल पर फिर से कॉल करने का प्रयास किया। उसने फिर डायल किया। वही परिणाम। लेनॉक्स ने अपना जबड़ा भींच लिया, वापस डिलीवरी मैन की ओर मुड़ा और उसकी नाक से जबरदस्ती सांस ली। ठीक है, मैं भुगतान कर दूंगा। उस आदमी ने उसे भुगतान विकल्पों वाला टैबलेट दिया। लेनॉक्स ने अपना कार्ड निकाला, विवरण दर्ज किया और स्क्रीन को आवश्यकता से अधिक जोर से टैप किया। धन्यवाद सर, आदमी ने उसे एक रसीद देते हुए कहा। घटना का आनंद लें। जैसे ही डिलीवरी टीम चली गई, लेनॉक्स मुड़ा और सोफे के किनारे पर बैठ गया। उसके मुंह का किनारा हिल रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज रात नहीं। उसे नहीं। जॉन ने अपना सूट जैकेट निकाला। अरे, ये वाकई बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल फिट, यहां तक कि जूते भी मेल खाते हैं। क्या आप आश्वस्त हैं कि हम इसे रख सकते हैं? महीनों पहले लेनॉक्स ने उनसे वादा किया था कि वे सामान रख सकते हैं। हालांकि अब इसकी गुणवत्ता देखकर
जॉन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या वह अभी भी उन्हें इसे रखने देगा। आखिरकार ये सभी डिजाइनर हैं और उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। ईसाई ने सीटी बजाई। लेनॉक्स वास्तव में पूरी तरह से खत्म हो गया। लेनॉक्स ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस अपने फोन को देखता रहा। स्क्रीन पर अभी भी अंधेरा था। मैथ्यू अब उसकी मदद नहीं कर रहा था और वह इसका दिखावा भी नहीं कर रहा था। लेनॉक्स ने भरी अपना फोन निकाला और एक अपंजीकृत नंबर पर एक त्वरित संदेश टाइप किया, मुझे किसी चीज के लिए आपकी मदद चाहिए। अरे लेनॉक्स, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और तैयार हो जाओ ताकि हम अपने साथी पा सकें, क्रिश्चियन ने कहा। मानो संकेत पर लेनॉक्स का फोन बजने लगा। उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी। यह कैथरीन थी। वह दोबारा भुगतान मांग रही होगी। इससे आपका क्या मतलब है? यह गाउन मिस्टर लिंडबर्ग द्वारा उपहार में दिया गया था। मे की आवाज होटल के कमरे की दीवारों पर गूंज उठी, इतनी तेज कि एक सहायक सकपका गया। एल बुटीक का स्टाफ सदस्य हाथ में टैबलेट लेकर दरवाजे के पास खड़ा था। अफसोस की बात है कि इसका केवल 50% ही भुगतान किया गया। शेष राशि अभी भी बकाया है। एलिसा ने अपनी बाहें पार कर लीं। यह सही नहीं हो सकता। यह महीनों पहले ऑर्डर किया गया था। लेनॉक्स लिंडबर्ग ने सब कुछ व्यवस्थित किया। महिला ने सिर हिलाया। सही है। मिस्टर लिंडबर्ग ने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया था। कुल राशि 45,000 थी। आधे का भुगतान अग्रिम भुगतान किया गया था। गाउन को पूरा होने में कई हफ्ते लग गए और कई सामग्रियां अमेरिका के बाहर से मंगवाई गईं, जैसे मिलान से हाथ से बने रेशम, क्योटो से विशेष फीता और प्राग से आयातित क्रिस्टल। यह किराए पर नहीं है। यह एक कस्टम गाउन है। मई ने उपहास किया। इसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है। आप सिर्फ हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वह कौन है। कर्मचारियों ने पलक नहीं झपकाई। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। यदि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो हमें उसे तुरंत गाउन हटाने के लिए कहना होगा। हमारी टीम इसे वापस लेने के लिए मजबूर होगी और हम पुलिस को बुलाएंगे। कैथरीन दर्पण के पास खड़ी थी। उसके हाथ बगल में भींचे हुए थे, आंखें चमक रही थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह चीखना चाहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? मई उसकी ओर मुड़ी। कैथरीन। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, दरवाजा खुल गया। लेनॉक्स ने कदम रखा। उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव झलक रहा था। क्या चल रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, आंखें कमरे का निरीक्षण कर रही थीं। एलिसा ने इशारा किया। यह एल बुटीक का स्टाफ है। वह दावा कर रही है कि गाउन का केवल आधा भुगतान किया गया था। अब वह कह रही है कि हमें बाकी भुगतान करना होगा। वह हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। लेनॉक्स ने अपनी नाक से सांस छोड़ी। मेकअप कलाकारों और सूट की डिलीवरी के बाद उन्हें इस बात का अच्छा अंदाजा हो गया कि यह वास्तव में क्या था। कितना? उन्होंने सीधे कर्मचारियों से पूछा। उसने टैबलेट उठाया और स्क्रीन पर टैप किया। शेष 22,000 है। हम केवल कार्ड स्वीकार करते हैं। कोई नकद नहीं, कोई स्थानांतरण नहीं। फिर उसने अपने बैग से एक चिकनी कार्ड मशीन निकाली। डेबिट या क्रेडिट? लेनॉक्स ने उपकरण को घूरकर देखा। फिर उसने अपने कोट में हाथ डाला और अपना बटुआ निकाला। डेबिट, उसने मशीन लेते हुए कहा। उसने कार्ड अंदर सरकाया और अपना पिन डाला। आंखें कभी भी स्क्रीन से नहीं हटीं। लेनदेन स्वीकृत। धन्यवाद, कर्मचारी ने उसे डिजिटल रसीद सौंपते हुए कहा। हम बुटीक को सूचित करेंगे कि शेष राशि का निपटान कर दिया गया है। वह बिना कुछ कहे मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। लेनॉक्स ने कार्ड वापस अपने बटुए में रख लिया और फिर कैथरीन की ओर देखा। वह अभी भी नहीं हिली थी और ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाली थी। क्षमा करें, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया, लेनॉक्स ने कहा। कैथरीन ने उत्तर दिया, नहीं, मैं आपको या किसी चीज को दोष नहीं दे रही थी। इसी समय एलिसा और मैं बाहर निकल गए थे। अब बस वे दोनों ही थे। यह बस, काश मेरी मां इसे देख पाती। लेनॉक्स ने पलकें झपकाईं। वह उसकी स्थिति के बारे में जानता था।
उसकी मां की हालत में सुधार नहीं हुआ था और उनके पास अभी भी ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। और मैथ्यू के अचानक उदासीन व्यवहार करने से यह अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है, लेनॉक्स ने शुरू किया, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मां जल्द ही बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। वह यह नहीं जानना चाहेंगी कि तुमने इस उत्सव का आनंद लेने के बजाय आज रात रोते हुए बिताई। कैथरीन ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। फिर भी लेनॉक्स ने कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप मैथ्यू से माफी मांग लें। क्या? पिछले कुछ हफ्तों में मैथ्यू मेरे पिता के करीब आ गया है। यह स्पष्ट है कि मेरे पिता अब उसका समर्थन करते हैं। लेनॉक्स, लेनॉक्स ने हाथ उठाया। मैं ठीक हूं। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि हम बच्चे थे, इसलिए उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैथ्यू आया, ऐसा लगा जैसे सब कुछ बदल गया। वे एक साथ समय बिताते हैं। वह उसकी बात सुनता है, यहां तक कि उस पर भरोसा भी करता है। लेनॉक्स, वास्तव में मैंने अपने पिता से भी आपकी मदद करने के लिए कहा था। उनके पास संसाधन हैं। वह एक फोन कॉल कर सकते हैं और आपकी मां की कल सर्जरी होगी। लेकिन लेकिन क्या? कैथरीन ने पूछा। हमने बहस की। यह एक वास्तविक लड़ाई में बदल गई। अब उसने मुझे हवेली से बाहर निकाल दिया है। मुझे वहां से चले जाने को कहा और हर चीज तक मेरी पहुंच बंद कर दी। मेरे कार्ड, मेरे ड्राइवर, मेरे पास जो भी पैसा बचा है, मैं उससे बाहर रह रहा हूं। अध्याय 70, रात का सितारा। कैथरीन की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूं तो मैं करूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं कह रही हूं, बस मैथ्यू से माफी मांगो। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे यकीन है कि वह अपना मन बदल देगा। वह हृदयहीन नहीं है। सब कुछ संसाधित करते समय कैथरीन कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोली। उसके पिता उसे कैसे बाहर निकाल सकते थे? आप उसे ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? आखिरकार उसने पूछा। आप लिंडबर्ग के उत्तराधिकारी हैं। मुझे समझ नहीं आता। आप उसे किसी दत्तक पुत्र की तरह आपको रौंदने क्यों देंगे? वह आपका घर है। लेनॉक्स ने सांस छोड़ी। क्योंकि मैं इसे रोक नहीं सकता। मेरे पिता सब कुछ नियंत्रित करते हैं। हर संपत्ति अभी भी उनके नाम पर है। मुझे अपना ट्रस्ट फंड तभी मिलेगा जब मैं 21 साल का हो जाऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। आपको इस बारे में कुछ कहना चाहिए। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मैं इसे बदतर नहीं बनाना चाहता। मैं अब भी अपने पिता से प्यार करता हूं, भले ही वह मुझसे नफरत करते हों। कैथरीन ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं है। वह तुमसे नफरत क्यों करेगा? लेनॉक्स झिझका, फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि वह मेरी मां की मृत्यु के लिए मुझे दोषी ठहराता है। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देखती रही। लेनॉक्स ने कहा, उन्होंने इसे कभी भी सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन मैं बता सकता हूं। हर बार जब मेरे नाम का उल्लेख किया जाता है तो ऐसा लगता है कि उसमें एक स्विच फ्लिप हो गया है। कैथरीन आगे बढ़ी और लेनॉक्स के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। पहले तो वह नहीं हिला, लेकिन फिर उसका हाथ हल्के से उसकी पीठ पर पड़ा। मैं आपकी मदद करूंगी, उसने चुपचाप कहा। अगर मैथ्यू से माफी मांगना जरूरी है तो मैं ऐसा करूंगी। लेकिन आप? वह उसकी ओर देखने के लिए पीछे हट गई। तुम्हें हवेली वापस जाना होगा। कैथरीन मूल रूप से लेनॉक्स से पैसे उधार लेने की योजना बना रही थी, लेकिन अब उसने निगल लिया। लेनॉक्स की मदद के बिना उसे वह पैसा कहां से मिलेगा? लेनॉक्स ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक मैथ्यू पिता से मुझे वापस आने के लिए नहीं कहता। और मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेंगे। उसने भौहें सिकोड़ लीं। क्यों नहीं? वह तुम्हारी बात सुनता था। लेनॉक्स ने कहा, अब वह मुझे गलत समझता है। यह बेहतर होगा यदि आप उससे इसका जिक्र न करें। हवेली नहीं। मुझे काटा नहीं जा रहा है। कुछ भी नहीं। मैं आग में घी नहीं डालना चाहता।
लेकिन अगर वह जानता था, लेनॉक्स ने बीच में कहा, उसे लगता होगा कि मैं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं। कैथरीन झिझकी, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। उसने इस बारे में मैथ्यू से सामना करने की योजना बनाई थी। वह जवाब मांगना चाहती थी, उसे बाहर बुलाना चाहती थी। लेकिन लेनॉक्स के पास एक बात थी। यदि उसने इसे आगे बढ़ाया तो मैथ्यू कहानी को मोड़ सकता है, इसे सीधे ओल्ड मिस्टर लिंडबर्ग तक ले जा सकता है, और कौन जानता है कि चीजें वहां से कितनी दूर तक जाएंगी। लेनॉक्स को निष्कासित करें, उसे पूरी तरह से काट दो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक यह समझ में आया। वह ऐसा कुछ कैसे कर सकता है, वह बुदबुदाया। उसने ऊपर देखा। क्या यह मेरी वजह से है? उसने पूछा। क्या वह तुम्हें मेरी वजह से दुख पहुंचा रहा है? टुकड़े बहुत सफाई से एक साथ आ रहे थे। जब से मैथ्यू ने उसका उपहार ठुकराया तब से वह ठंडा हो गया था। सबसे पहले वह पूरी तरह से लेनॉक्स की मदद करने से पीछे हट गया। अब लेनॉक्स घर से बाहर था। ये सजा थी। मैथ्यू सिर्फ कड़वा नहीं था, वह प्रतिशोधी और ईर्ष्यालु था। और किस लिए? क्योंकि वह उसे पसंद करने का दिखावा नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपनी पसंद खुद बनाई। कैथरीन का पेट मुड़ गया। यह गर्व के बारे में नहीं था। वह आदमी सिर्फ नियंत्रण चाहता था। मैथ्यू अस्वीकृति को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए अब वह लेनॉक्स को नष्ट करने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग कर रहा था। और इससे वह उससे पहले से भी अधिक नफरत करने लगी। लेनॉक्स ने दूसरी ओर देखा। यह कैथरीन की आंखें सिकुड़ गईं। वह आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी अपेक्षा से अधिक कसकर पकड़ लिया। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उसका दिल अब धड़क रहा था, लेकिन घबराहट से नहीं। यह गुस्से से था। मैं उससे माफी मांगूंगी, उसने दांत भींच कर कहा। अगर ऐसा करना जरूरी है तो ठीक है, मैं यह करूंगा। मैं यह भी दिखावा करूंगा कि मुझे अब भी परवाह है। उस पर मुस्कुराएं, मधुर व्यवहार करें, जो भी वह चाहता है। वह पहले से ही इसकी कल्पना कर सकती थी। मैथ्यू के सामने खड़ी होकर गर्व के हर कण को निगलते हुए खुद को उन चीजों को कहने के लिए मजबूर कर रही थी जो उसका मतलब नहीं था, बस उसे रोकने के लिए। अगर तुम्हारे पिता का मन बदलने के लिए यही जरूरी है तो मैं यह करूंगी, उसने आगे कहा। जैसे जैसे उसकी निगाहें अंधेरी होती गईं, उसकी पकड़ कड़ी होती गई। सिर्फ इसलिए कि मैं साथ नहीं खेलूंगा, वह आपका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। चलो चलें, कैथरीन ने एक क्षण बाद कहा। वे शायद नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। कम से कम वह जानती थी कि मैथ्यू उसका इंतजार कर रहा था। मैथ्यू के विचार से उसका खून खौल उठा। चाहे कुछ भी हो, वह मैथ्यू को लेनॉक्स के साथ किए गए उसके लिए भुगतान करने जा रही है। उसे आश्चर्य हुआ। लेनॉक्स अचानक उसके हाथ तक पहुंचा और धीरे से उसे उठाया, उसकी हथेली के पीछे एक चुंबन दबाया। कैथरीन जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और इससे पहले कि वह इस पर काम कर पाती, उसने महसूस किया कि गर्मी उसके गालों तक पहुंच रही है। उसका चेहरा जल गया। धन्यवाद, लेनॉक्स ने उसकी ओर देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जो असामान्य रूप से नरम ईमानदार थी, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या मैंने बताया है कि आज रात तुम कितनी सुंदर लग रही हो? कैथरीन ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वह उसे घूरती रही, पूरी तरह से विचलित हो गई। उसका मन कुछ कहने के लिए मचल रहा था, कुछ भी जो हास्यास्पद न लगे। लेकिन कुछ नहीं आया। आखिरकार वह कमजोर सांसों पर काबू पा सकी। फिर लेनॉक्स सीधा हुआ और घड़ी की ओर देखा। हमें अब नीचे जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि हर कोई रात के सितारे के दिखने का इंतजार कर रहा है। ऐसा मत कहो, कैथरीन ने कमरे से बाहर निकलते समय अपना सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। वे साथ साथ दालान में चले गए। उनके कदमों की आवाज मोटे कालीन से धीमी हो गई। लिफ्ट के पास पहुंचने पर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। एक बार अंदर जाने पर कैथरीन ने संख्याओं को बदलते हुए देखा और अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की। यात्रा में अधिक समय नहीं लगा।
लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे लॉबी में खुले, जोरदार शोर के साथ उनका स्वागत किया गया। बॉलरूम के प्रवेश द्वार के पास लोग जमा थे, आवाजें उठ रही थीं, फोन बंद थे। क्या चल रहा है? लेनॉक्स ने आगे बढ़ते हुए पूछा। भीड़ को देखते हुए उसकी भौहें एक साथ आ गईं। यह मिस्टर केलर हैं, किसी ने कहा। श्री फ्रैंक केलर। अध्याय 71 स्वार्थी कमीना। मैंने सुना है कि बाहर एक ट्रक खड़ा है, क्रिश्चियन ने कहा। यह नवीनतम वाइवर्न GX9 है और मिस्टर केलर ने इसे यहां चलाया। मिस्टर केलर अपने पिता की कंपनी के कारण जाने जाते थे, मैंने लेनॉक्स को देखते हुए समझाया। मेरा मानना है कि ऐसा तब हुआ था जब उन्हें सबसे होनहार व्यवसायियों में से एक होने का पुरस्कार मिला था, जैसे कि युवा व्यवसायी या कुछ और। उस समय उन्हें एक पत्रिका में भी चित्रित किया गया था। यह उसके सॉफ्टवेयर के कारण था, जॉन ने कहा। उन्होंने कुछ पेटेंट कराया था। इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने पिता के साथ अपनी कंपनी शुरू करने के लिए किया और एक पुरस्कार प्राप्त किया, और चूंकि वह अतीत में लिंडबर्ग विश्वविद्यालय गए थे, इसलिए स्कूल को कुछ मान्यता भी मिली। लेनॉक्स ने सिर हिलाया। उसकी नजर बाहर खड़ी कार पर पड़ी। हाँ, वह अमीर है। अमीर है, क्रिश्चियन ने कहा। वहीं एक की कीमत 10 लाख आसान है। कमरे में मौजूद कुछ अन्य लोगों ने होटल के सामने वाली ड्राइव की ओर अपनी गर्दनें झुकाते हुए पीछा किया। क्या वह यहाँ उत्सव में शामिल होने के लिए आया है? एलिसा ने पूछा। क्या वह कोई विशेष वक्ता था या कुछ और? जाहिर तौर पर स्कूल ने कुछ प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया है, किसी ने दरवाजे से कहा। इसमें मिस्टर केलर भी शामिल होने चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि कार उनकी भी नहीं है। सिर घूम गया। आपका क्या मतलब है? जॉन ने पूछा। उस आदमी ने कंधे उचकाए। वैलेट ने कहा कि फ्रैंक केलर इसे लेकर आए थे। उन्होंने इसे पार्क किया और उन्हें बताया कि यह उनके लिए नहीं है। कहा कि यह मिस्टर लिंडबर्ग के लिए एक उपहार है। हर कोई ठिठक गया। लेनॉक्स, क्रिश्चियन ने पलटकर पूछा। यह सही नहीं हो सकता। उन्होंने लेनॉक्स की ओर रुख किया। मुझे नहीं पता था कि आप मिस्टर केलर के बहुत करीब हैं। मैंने तुरंत भौहें चढ़ा दी। क्या आप निश्चित हैं कि उसने लिंडबर्ग कहा था? मैंने यही सुना। हम लगभग एक ही समय पर पहुंचे और जब उसने कार पार्क की तो मैं बाहर था। लड़के ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मिस्टर लिंडबर्ग के आने पर उन्हें चाबियां दे देना। लेनॉक्स, क्या वह आपकी कार है? लेनॉक्स ने पलकें झपकाईं। चकमा खा गया। मैं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मिस्टर केलर इसे लाए थे और सेवक को बताया कि यह मिस्टर लिंडबर्ग के लिए है। कैथरीन ने उसकी ओर देखा। क्या फ्रैंक केलर ने तुम्हें कार दी? ठीक है, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो मैंने सुना है कि मिस्टर केलर पिछले हफ्ते ही आए थे, और यह देखते हुए कि वह डेस्टिन सिटी के सबसे धनी परिवारों में से एक हैं, आप उन्हें जानते होंगे, है ना? शायद यह उनका उपहार था। मैंने सुना है कि उनके पास एक कार डीलरशिप है, इसलिए कार देना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? पीछे से किसी ने कहा। लेनॉक्स भड़क गया, लेकिन चुप रहा। निस्संदेह उसने केलर परिवार के बारे में सुना था और वह जानता था कि फ्रैंक केलर कौन था। वह एक प्रमुख रियल एस्टेट व्यवसायी ब्रैड केलर का बेटा था। लेकिन उन्होंने फ्रैंक के साथ कभी भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं की थी, और वास्तविक रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लिंडबर्ग परिवार का सच्चा उत्तराधिकारी भी नहीं था। उसे संदेह था कि फ्रैंक को यह भी पता था कि वह कौन था, जिसका अर्थ था कि केवल एक ही स्पष्टीकरण था। मैथ्यू। लेनॉक्स की नजर किनारे पर खड़ी मोती सफेद वाइवर्न GX9 पर पड़ी। चूकना असंभव था। चिकना शरीर, दोषरहित पेंट, पॉलिश किए गए रिम्स, यह सब होटल की रोशनी में चमक रहा है। बिल्कुल नया। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हालांकि मैथ्यू को कभी भी कारें पसंद नहीं थीं या ऐसी कोई चीज रखने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने फिर से ट्रक की ओर देखा। यह सही नहीं लगा, लेकिन क्या होगा अगर? क्या यह कोई उपहार हो सकता है? शायद किसी प्रकार की शांति पेशकश? एक अलविदा उपहार? कल वह दिन था जब लेनॉक्स आधिकारिक तौर पर हवेली से बाहर चला गया। क्या यह अलविदा कहने का उनका तरीका था? लेनॉक्स वहीं खड़ा था, विचार उसके दिमाग में घूम रहा था।
सब कुछ के बावजूद मैथ्यू हाल ही में कितना ठंडा था। इसके बावजूद तथ्य यह है कि उसने एक बार मैथ्यू को बचाया था। शायद यह उसे स्वीकार करने का उसका तरीका था, लेकिन फिर भी यह सही नहीं बैठा। आपको बस चाबियां मिलनी चाहिए ताकि हम इसे बाद में चला सकें, मैंने कहा। लेनॉक्स ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, पहले कार्यक्रम स्थल पर चलते हैं, हम इससे बाद में निपटेंगे। कैथरीन ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। वह ट्रक से दूर हो गया और दूसरों को पीछे चलने का इशारा किया। तभी भीड़ में हड़कंप मच गया। एक काली लिमोजीन किनारे तक खींची गई। रुकते ही सेवक पीछे हट गया। कार किसी छात्र की नहीं थी। यह कोई ऐसी सवारी नहीं थी जिसे किसी ने यूं ही किराए पर ले लिया हो। सामने की सीट का दरवाजा खुला। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। क्या वह नहीं है? डीन, भीड़ में से किसी ने कहा। डीन फिट्स, ठीक है। क्या हो रहा है? वह मार्क टालोन है, किसी ने कहा जब उन्होंने मार्क को भी देखा। दोनों बगल के दरवाजे तक चले गए और वहां खड़े हो गए। फिर मार्क ने लाल कालीन बिछाया। वह नीचे झुका और उसे फुटपाथ पर घुमाया और उसे कार के दरवाजे से लेकर होटल के सामने के प्रवेश द्वार तक खींच दिया। लॉबी के पास के छात्रों ने देखने के लिए अपनी गर्दनें टेढ़ी कर लीं। कैमरे बाहर आ गए। लाल कालीन मखमली था, सस्ता कपड़ा नहीं। यहां तक कि होटल स्टाफ भी असमंजस में नजर आया। पिछला दरवाजा खुला तो मैथ्यू बाहर निकला, शर्म से मुस्कुराते हुए, मानो उसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे डीन और मार्क दोनों नाराज हो गए, लेकिन उन दोनों ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उन्होंने एकदम सफेद रंग का सूट पहना था जो पूरी तरह से सिलवाया गया था। उसकी बाईं कलाई पर एक चिकनी घड़ी बंधी थी। उसके बाल पीछे की ओर खिसके हुए थे। पहले तो वह आश्चर्यचकित दिखे, फिर वह रेड कारपेट पर ऐसे चले जैसे वहां कुछ भी नहीं था। जब वह सीधे होटल के दरवाजों की ओर चला गया, हाथ बगल में थे, आंखें आगे की ओर थीं, तो उसने दूसरों पर नजर नहीं डाली। तभी एक परिचारक उसके सामने झुका और उसे एक बॉक्स जैसा दिखने वाला सामान दिया, जिस पर स्पष्ट रूप से कार का लोगो था। रुको, ऐसा नहीं है, मई शुरू हो गया है। अटेंडेंट उसे चाबियां क्यों दे रहा है? क्या उन्होंने गलत समझ लिया मिस्टर लिंडबर्ग? रुको, क्या आप ड्राइवर को देख सकते हैं? यह एडम है। एडम लिमो चला रहा है। क्या हो रहा है? लेनॉक्स जमे हुए खड़ा था। वे आदम को कैसे नहीं जान सके? यह आदमी स्कूल में एक जानामाना बदमाश था। कैथरीन लिमोजीन की ओर मुड़ी, फिर वापस लेनॉक्स की ओर। मुझे लगता है कि मिस्टर लिंडबर्ग को उन्होंने गलत समझ लिया। मैथ्यू के साथ राजकुमार जैसा व्यवहार होते देखकर वह और अधिक चिढ़ गई। कितना बेशर्म कमीना है, उसने मन ही मन सोचा। लेनॉक्स ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैथ्यू ने परिचारक की ओर सिर हिलाया और चाबियां ले लीं। फिर वह कार की ओर मुड़ा और उन सभी को वहां खड़े देखा, लेकिन उनकी उपस्थिति को स्वीकार भी नहीं किया। वह कार्यक्रम स्थल की ओर चलने लगे। अरे, मैंने आवाज उठाते हुए आगे कदम बढ़ाया। अरे, वह कार लेनॉक्स की है। चाबियां वापस दो।